हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी नाबिया लखवी की लिखी रंग जिंदगी के। अरूसा के घने बालों में तेल लगा था, चेहरे पर उपटन की चमक थी। पीला गोटे लगा दुपट्टा सर पर ठहर गया था। सीधे हाथ में कंगना बंधा था। घनेरी पलकें रुखसारों पर लरज रही थीं। उन पलकों तले कितने ही ख्वाब मचल रहे थे। बाहर दरीचे से लगी बड़ी फुप्पो ने उसे बड़ी तवज्जो भरी नज़रों से देखा। कलाइयों में हरी पीली सादी चूड़ियाँ खामोश थीं। गेंदे गुलाब के चोटी में गुंथे फूल लुढ़क कर आगे आ रहे थे। इस मायूं की दुल्हन पर रूप ही रूप और निखार ही निखार था। भाभी उसके सर से सदका उतार रही थी, अम्मा भी उसे प्यार कर रही थी और वो खुद अपनी सहेली सजील की किसी बात पर मुस्कुरा रही थी। उसके बाएं तरफ बतूल खाला बैठी थी। बड़ी फुप्पो यानी खुदसिया के दिल पर बोझ गिरने लगा। यूं लगा सामने पीली मसनद पर गेंदे और गुलाब के बीच वो बैठी हो और उनके बगल में बरकती बुआ। अंदर से एक हुक सी उठी। ये घरेलू सियासतें दरबदर इधर उधर क्यों होती हैं? ये कीना परवर औरतें मर क्यों नहीं जाती? घर बर्बाद करते हुए ये जंगी लोग हार क्यों नहीं जाते? ये खारदार बाड़े हटा क्यों नहीं दी जाती? आंख नम हुई, दिल मचलने लगा। बुतुल खाला उनकी तरफ झुकती हुई कुछ कहना चाहती थी, मगर सजील की बातें ज़्यादा खुशबूदार थीं, जिनकी वजह से गुलाबीपन उपटन की पीलाहट को गुलाल कर रहा था। खुदसिया के दिल में एक हुक सी उठी। अब उन्हें अपनी प्यारी भतीजी को खारे पानी से बचाना है। खारी बातें इंसान को दीमक लगा देती हैं, और दीमक कैसी भी हो, इंसान हो या लकड़ी, जड़ें हिला देती है। अब उन्हें इस माह अरूसा की नाजुक सी बेल को मजबूत सहारा देना है, समझ का, समझदारी का, ताकि एक और खुदसिया किस्मत की मारी बदनसीबी का शिकार न हो जाए। लड़कियां अब ढोलक बजा रही थीं। तालियां, ढोल और खिलखिलाहटें लड़कियों का मखसूस शोर शराबा था। बुतुल खाला रूस के कान में कोई सहर यानी जादू फूंकने लगी थी। एकदम ही अरूसा के खुशियों भरे चेहरे पर संजीदगी झलकने लगी। खुदसिया का दिल किसी ने मुट्ठी में ले लिया। ये बुतुल खाला जैसी शर फैलाने वाली औरतें मर क्यों नहीं जाती? ये चुड़ैल औरतें, ये रजील दाइनी, ये नकारा वजूद। खुदसिया हाल में दाखिल हो गई और सीधी मसनद के करीब जाकर रुकी। बुतुल खाला, आप इधर बैठी हैं? जाकर किचन का हाल देखो। अकेले बख्तू से नहीं सिमट रहा। मेहमानदारी है, जाएं उसका हाथ बटाएं, और हो सके तो जीनू को भी बुलवा लें। अरे अब हम कहीं नहीं जाने गए। वो पाँव ऊपर करके बैठ गई। अब हम दुल्हन की रुखसती तक इधर ही रुसा के साथ बैठे रहेंगे। अभी मिधत कहकर गई है खाला रुसा के साथ ही रहें। इसे तजुर्बेकार अच्छी बुरी बातें समझाएं और घर गृहस्थी के बारे में कुछ समझाएं। बच्ची है, सीधी बहुत है। आजकल के ज़माने में कोई सीधा नहीं है। और फिर अपनी अरूसा तो है ही बहुत समझदार, खुशकिस्मत है। इसके ससुराल वाले जहाँ ये जाएगी। दुपट्टे के हाले में सिमटी अरूसा को देखा, जो नज़रें झुकाए गुलाब की पत्तियों से खेल रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अरूसा की मासूमियत को बुतुल खाला जैसी शातिर औरतों से बचाना है। हर लड़की की किस्मत खुदसिया जैसी नहीं। दिल से दुआ निकली। ये देखें, जाएं किचन में क्या गिरा है। खुदसिया एक मिनट को भी बुतुल खाला को उरुसा के पास टिकने नहीं देना चाहती थी। हाय हाय, आप तो पीछे ही पड़ जाती हैं खुदसिया। उन्हें लगातार कहना बुरा लग गया था और वो तेज़ कदमों से बाहर निकल गई। आपने फुप्पो बुतुल खाला को नाराज़ कर दिया। उन जैसी खालाओं को नाराज़ ही रहना चाहिए बेटा। खाला नाराज़ होंगी तो
किचन के कामों की देखभाल अच्छी तरह कैसे होगी? अब भाभी क्या क्या करें? अरुषा, तुम खुश हो ना इस रिश्ते से? जी, तुम्हारे जोड़ का कोई लड़का नहीं था खानदान में, वरना मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने देती। ये खाला तुमसे क्या कह रही थी? तुम एकदम से चुप हो गई। जी, वो एकदम से गड़बड़ा गई थी। हाँ बेटा, मेरी एक बात याद रखना, तुम नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही हो। अगर तुम्हारे ससुराल वाले समझदार और तालीम याफ्ता हैं तो कम तुम भी नहीं बेटा। अपने घर को, अपने मियाँ को, अपने ससुराल वालों को बहुत समझदारी से निभाना और उनके साथ चलने की कोशिश करना। उषा उन्हें देखने लगी। उन्होंने निगाहें चुरा ली। ये रिश्ते जितने खूबसूरत होते हैं उतने ही नाजुक होते हैं। इन्हें बहुत एहतियात से रखना चाहिए। उनकी पलकें नम हो रही थी। कुत्सिया, कुत्सिया, तुम इधर बैठी हो और देखो सब मेहमान जा रहे हैं, जाओ गेट पर। मिधत ने मोहब्बत से बेटी को देखते हुए नंद को पुकारा था। ये बुतुल खाला किधर हैं? मैंने कहा था कि अरुषा के पास से न हिलें। उन्हें मैंने किचन में भेजा है, आ जाती हैं अभी, आप फिक्र न करें। अरुषा अकेली नहीं है, उसकी सहेलियां भी इसके साथ हैं। लड़कियां गा रही थीं। हरियाले बनने उबरन भिजवा दे रे, हरियाले बनने। खबरदार, जो तुम ससुराल वालों के आगे झुकी या एक बार भी उनका कहना मान लिया, हमेशा अपनी मर्जी करना। अरे ये ससुराल वाले बहु भाव से बांदी बनाने में ज़रा देर नहीं करते। और सुनो, शौहर को तो पहले ही दिन से मुट्ठी में कर लेना। नाज रख रे अदाएँ रखोगी तो मियाँ कहीं नहीं जाएगा। बतूल खाला मौका मिलते ही उषा के कानों में ये जादू फूंक रही थी। साथ साथ उनके हाथ बाजुओं पर उपटन भी मलते जा रहे थे। मिधा तारा जहेज की लिस्ट बना रही थी। उनकी दोनों बेटियां जर्मनी से और बेटा अमेरिका से आया हुआ था। उनकी आखिरी बेटी की शादी थी। और सुनो, मेहंदी के रंग को हरा रखना। मेहंदी तो खाला एक हफ्ते में फीकी पड़ जाती है। और उस हंसी, खाला मेहंदी उतरेगी तो मैं और लगा दूंगी। है पगली। उसके शाने पर चपत लगाई। कितनी सीधी और मासूम है बेवकूफ़। इस हथेली से मेहंदी का रंग उतरा नहीं, उधर सास ने पकड़कर चूल्हे में झोंका नहीं। पका हमारे लिए खाना, कर घर के काम। ये सासें बड़ी जालिम होती हैं। उनका प्यार मोहब्बत फिर 4 दिन की चांदनी की तरह होता है। उनका प्यार मोहब्बत सिर्फ 4 दिन की चांदनी की तरह होता है। इसके बाद तो सिर्फ काम ही काम। मगर खाला, उनके घर तो कितने नौकर हैं, खानसा में हैं। मुझे फौजी ने खुद ही बताया था कि अरे पहले पहले सब इसी तरह से सेवा करते हैं, उसके बाद बस। मुझे भी ससुराल वाले बड़ी मोहब्बत से ब्याह कर ले गए थे, मगर क्या मिला, अगले हफ्ते घरदारी में उलझा दिया। उससे अगले हफ्ते शौहर से के दिल से निकल गई। सारा जेवर ले लिया। 1 साल बाद उसने दूसरा ब्याह कर लिया और बस मैं सेवा करती रह गई। उनके आंसू निकलने लगे। जब से अब तक खिदमत ही करती रहती हूँ। पहले ससुराल वालों की, फिर तेरे मेरे घर की। फिर आंखों का पानी साफ करते हुए उसे देखा। क्या हुआ खाला, तबीयत तो ठीक है?
मिधत अपना काम पूरा करके उनकी तरफ देखने लगी। बस बेटा, तबीयत का क्या है? अच्छी बुरी साथ साथ चलती रहती है। लहजे में मक्कारपन आया था। मिधत ने अरूसा की तरफ देखा। उपटन की जर्दी और चमेली की महक उसे जर्द कर रही थी। बतूल खाला उसे देखते हुए बाहर निकल गई। मम्मा उलार से ठिनक कर उनके घुटनों पर सर रख कर लेट गई। क्या ज़रूरत थी मेरी इतनी जल्दी शादी करने की, और फिर गैरों में? जल्दी कहाँ, बिल्कुल ठीक उम्र में हो रही है। और फिर वो लोग गैर कहाँ, तुम्हारे अब्बू के दोस्तों में से हैं? उनका बेटा तो दोस्तों में से नहीं। मिधत चौंक कर उसको देखने लगी। हमारी तो जान पहचान है ना, हम अपनी नन्ही परी को यूं ही तो नहीं धकेल रहे। मगर फिर भी मम्मा, खाला बतूल की सोच उसके दिमाग में लहरें दौड़ाने लगी। तुम्हें किसी चीज़ का डर है क्या, या कोई बात? आपने मेरी शादी ख़ानदान में क्यों नहीं की? गैर तो गैर होते हैं, उसने बिस्तर पर हाथ फेरते हुए कहा। मिधत के बाल सहलाते हाथ रुक गए। वो उसे गौर से देखने लगी। किसी ने कुछ कहा है क्या? नहीं मम्मा, मैंने कहा है ना, उन सहेलियों दोस्तों की बातों पर तो ध्यान दिया ही ना करो। हंसी मजाक से ये न जाने कौन कौन से चुटकुले छोड़ देती हैं कि तुम गिरह लगा कर बैठ गई। सब फिक्र से आज़ाद हो जाओ। गैर अपनों से बढ़कर हैं। नमाज पढ़ा करो और अंट शंट मत सोचा करो। उन्होंने मोहब्बत भरे लहजे में कहा। रूसा चुप सी हो गई। खाला बतूल से बातें किया करो। ये लो जूस पियो। खाला बतूल के हाथ से जूस लेकर उसे उठाया। मिधत, मैं तो रहती ही इसके पास हूँ। इसे समझाया करें खाला, फजूल सोचे दिमाग से निकाल दे। कितने अच्छे और कदरदान लोग हैं, अरूसा अरूसा करते नहीं थकते। मिधत बतूल खाला से बातें करने लगी। अरूसा ने गिलास थाम के होठों से लगा लिया। वहम बनकर बतूल खाला का अक्स अरूसा में लहरा रहा था। एक मक्काराना मुस्कुराहट बतूल खाला के होठों से निकली थी। उनके चलाए हुए तीर कामयाब हो रहे थे। बतूल खाला उन औरतों में से थी जो अपनी ज़िंदगी में कुछ खुद कामयाब रहती हैं और न दूसरों को खुशहाल देख सकती हैं। वो चुगलखोर, बदनीयत और घरेलू फसाद करवाने वालों में से थी। वक्त ने उन्हें जालिम कर दिया था। बतूल खाला के हाथ धीरे धीरे अरूसा के बालों में गर्दिश करते हल्के से मसाज उसे नींद के झूले झुला रही थी। उसके हाथ पैरों में मेहंदी लगी हुई थी। मेहंदी उपटन और बासी फूलों की महक उसके वजूद से उठ रही थी। मायूं की दुल्हन मेहंदी के लिबास में थी। मिधत ने भी जाने क्या देखा था, इतनी प्यारी लड़की को गैरों में झोंक दिया। अपनी वहाज में क्या बुराई थी? फिर खुदसियाँ अपने लाडले बेटे के लिए ले लेती। नींद से बोझल रुसा की आंखें खुल गईं। इंसान के पास जितनी दौलत हो उतना ही वो पुरहोश हो जाता है। जाने इस अमीरजादे में क्या क्या बुराइयां होंगी। शबाब कबाब का तो रसिया होगा। रुसा के होश भी जागने लगे। मैं तो कहती हूँ बेटा, पहले दिन से ही अपना पलड़ा भारी रखना और मियाँ को मुट्ठी में कर लेना। तेरा हुस्न ही काफ़ी है उसके लिए तो। और ख़बरदार जो उसे माँ बहनों के पास बैठने दिया तो फिर वो तेरा नहीं रहेगा। ये माएँ जो होती है ना, बेटे ब्याह कर भी उन्हें आज़ाद नहीं करती। उनकी डोर माँ के हाथों में होती है और वो नचाते रहते हैं। बीवी उनके लिए तो सिर्फ प्यास बुझाने के लिए होती है। उसके बाद अंधेरी रात। अरूसा जो शहरयार के साथ ख्वाबों की दुनिया में शर्मा रही थी, वो उसकी हथेलियाँ थाम कर मेहंदी की तारीफ़ कर रहा था। उस पर निछावर हो रहा था
اور ان پر گلابی پھولوں کی بارش ہو رہی تھی۔ ایک دم سب کچھ غائب ہو گیا۔ روسا کے حلق میں کانٹے چبھنے لگے۔ بطول خالہ تیل لگے بالوں کو سنوار کر چوٹی کے بل ڈالنے لگیں۔ وہ بل ہی نہیں ڈال رہی تھیں، اس کی چوٹی میں اندیشے، وسوسے، خوف بھی گونج رہی تھی۔ ارے تو فکر نہ کر، میں ہوں نا تیرے ساتھ۔ مدحت تو بہت سیدھی ہے، اسے کیا پتہ کیسے آگ لگاتی ہے۔ اس کی ساس تو نہیں تھی، نندے تو لگتا ہی رہتی ہے ماں کے گھر۔ خبردار منہ نہ لگانا انہیں، بستی کے تیور سے دیکھنا اور گھاس مت ڈالنا۔ آج میں نے ان چرب زبانوں کو دیکھا ہے، توبہ توبہ۔ بطول خالہ پیچھے سے اٹھ کر سامنے آ گئی۔ عروسہ چپ چاپ تھی۔ تیری ساس بھی بہت چتور چالاک لگتی ہے، اگر کوئی ایسی ویسی بات دیکھنا تو مجھے کہنا، میں بابا جی سے تعویذ لا کر دوں گی، سب کچھ تیری مٹھی میں ہوگا۔ عروسہ کی نگاہ اپنی ہتھیلیوں کی طرف تھی۔ سرخ ہتھیلیاں مہندی کی خوشبوؤں سے مہک رہی تھیں۔ وہ تو خوشگوار ماحول میں رہتی تھی، اس کے ہونٹ مسکراتے تھے۔ یہ خالہ بطول کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ کس جہان کی، کس خاندان کی، کن لوگوں کی باتیں کر رہی ہیں؟ ابھی تو کچھ دیر پہلے مہندی کی رسم ہوئی تھی، کس مان محبت سے اس کا شگن ہوا۔ وہ لوگ بھلا ایسے ہو سکتے ہیں؟ اور ہوں گے بھلا کیوں؟ ارے جو لوگ دولت سے پیار کرتے ہیں وہ کب کسی سے محبت کرتے ہیں؟ تو فکر نہ کر، ہر چیز کا توڑ ہے میرے پاس۔ یہ تمہارا رنگ کیوں زرد ہو رہا ہے؟ کھانا کھایا تم نے؟ بطول خالہ تمہارا خیال نہیں رکھ رہی ہیں کیا؟ قدسیہ اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ میں نے کھانا منگوایا ہے۔ قدسیہ اس کی ہتھیلیاں پھیلا کر دیکھنے لگی۔ ماشاءاللہ، کتنا خوبصورت رنگ آیا ہے مہندی کا۔ اللہ مہندی کی لالی کو بچائے رکھے۔ پیار بھری نگاہ اس پر ڈالی اور چونک گئیں، کچھ افسردہ، کچھ اداس۔ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری عروسہ، بتاؤ بیٹا کیا ہوا؟ کوئی بات بری لگ گئی کیا؟ یا بابل کا گھر چھوڑنے سے اداس ہو؟ پیار سے گال کو چھوا، عروسہ نے سر جھکا لیا۔ یہ تو فطری سی بات ہے بیٹا، ہر لڑکی کو نیا گھر بسانے کے لیے بابل کا آنگن چھوڑنا پڑتا ہے، اور یہ بھی ضروری ہے۔ ماں باپ کی زندگی اس وقت شانت اور خوش ہو جاتی ہے جب ان کی پیاری بیٹیاں اپنے گھر میں خوش اور مطمئن ہوتی ہے۔ اجنبی اور نئے سفر میں اندیشے اور وسوسے ہوتے ہیں، مگر تم پڑھی لکھی ہو، مجھے یقین ہے اپنی سلجھی ہوئی طبیعت کی وجہ سے سب بہت اچھا کر لو گی۔ عروسہ سر اٹھا کر انہیں دیکھنے لگی۔ آپ بھی تو سلجھی ہوئی طبیعت کی مالک ہیں پھپھو۔ رکھ رکھاؤ، سلیقہ آپ کا بھی مشہور ہے خاندان میں، پھر آپ؟ قدسیہ اسے دیکھنے لگی۔ کہیں میری قسمت آپ جیسی نہ ہو۔ آپ نے تو ایم اے کیا ہوا ہے، آپ بھی جاب کرتی تھیں، میں بھی اگر گھریلو باتوں کو سمجھ نہ سکی تو بطول خالہ نے زہر پھونک دیا۔ قدسیہ کا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ بچے، تم میں اور مجھ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں ایک جذباتی لڑکی تھی، بس ہر چیز اپنے آپ میں پسند کرتی تھی، اپنے غصے کی وجہ سے کسی کو کچھ سمجھتی ہی نہیں تھی۔ اس تیزی نے مجھے یہ دن دکھایا، سسرال والے بہت اچھے ہوتے ہیں، ہمیں بھی ان کے لیے اچھا بننا چاہیے۔ آج مجھے احساس ہے میری سوچ غلط تھی۔ میں نثار احمد کو لے کر الگ ہونا چاہتی تھی، مگر وہ اپنے گھر والوں پر مہربان تھا، اس نے میرا ساتھ نہیں دیا، میری کوئی بات نہیں مانی، میری کوئی چال کامیاب نہیں ہوئی۔ وہ میرے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی رہنا چاہتا تھا، مگر مجھ میں صبر تھا نہ حوصلہ۔ شروع کے 2 سال شادی کے بعد ہر لڑکی کے لیے اہم ہوتے ہیں۔ سسرال والوں کا دل جیتنے کے لیے ان 2 سالوں میں زبان پر تالے لگا لیں تو وہ خاندان میں دلوں کو جیتی ہوئی عورت بن جائے گی۔ میری غلطیاں، کوتاہیاں
मेरी बेबसी मेरा कसूर है। निसार अहमद अच्छे थे। समझ रही थी कि तलाक लेकर मैंने बहुत अच्छा काम किया, तो ये मेरी भूल थी। काश। उर्सा हैरानी से उनका चेहरा देख रही थी। उनके चेहरे पर कैसा पछतावा था। गए दिनों की यादें उनके चेहरे पर बिखरी थी। काश निसार अहमद मुझे तलाक न देते, सज़ा देते, अपने से अलग न करते। सारे कसूर हमारे थे, उनमें सब अच्छाइयाँ थी, मैंने कदर न की। उर्सा, एक बात याद रखना बच्चे, ससुराल में इंसान को अपने उसूल बनाने चाहिए। अपना घर बनाने, मजबूत करने के लिए हमें दूसरों के उसूल नहीं अपनाने चाहिए। मैं और तुम मुआशी तौर पर बेशक मजबूर हों, मगर तुम अपने दिमाग से सोचती हो और हर चीज़ को अपनी जगह से देखती हो और हर चीज़ को अपनी निगाह से देखती हो, और तुम जज्बाती भी नहीं हो। ये नुमाया फ़र्क है हम दोनों में। कुत्सिया ने उसका गाल छुआ। और तुम ये उल्टा पुल्टा क्या सोच रही हो? अपना ख्याल ऊंचा रखो, उम्मीद पूरी रखो। तुम देखना तुम कितनी कामयाब रहोगी। आज तुम्हारी मायके में आखिरी रात है। अच्छा सोचो, कल बहुत अच्छा होगा। देखो तुम्हारी मेहंदी का रंग कितना खूबसूरत आया है। शौहर की चाहत की इस तरह कदर करना कि उसके घर वालों से तुम्हें खुद ब खुद मोहब्बत हो जाए। देखना तुम्हारी जिंदगी हरी भरी और शादाब होगी। रुसा सर झुकाए उनकी बातें सुनती रही। ये लो बेटा, रख लो। मौका पाकर बुतुल खाला ने कागज का टुकड़ा उसकी तरफ बढ़ाया। ये क्या है? उर्सा ने मोमी कागज उलट पुलट लिया। बड़े काम की चीज है बेटा, ये अपने पर्स में अपने पास रखना। देखना पहले दिन ही से शौहर मुट्ठी में रहेगा, सारी जिंदगी राज करोगी राज। उर्सा ने घबरा कर छोड़ दिया। ये क्या बदशगुनी की? उर्सा ने घबरा कर वो कागज छोड़ दिया। यह क्या बदशगुनी की? इतने पैसे देकर बाबा जी के से लाई थी, है? कितना बुरा होगा। अब बुतुल खाला ने झटपट कालीन पर गिरा कागज उठा लिया और उसे चूम कर हथेली पर रखा। तुम क्या जानो इसकी करामात, ये तो करम वालों के नजराने हैं। बुतुल खाला फुसिया फुप्पू अंदर आ गई। बुतुल खाला फुसिया फुप्पू अंदर आ गई। ये क्या आप अंदर हैं? फुसिया ने हर पल बुतुल खाला की निगरानी की थी। ये औरत न जाने उन्हें क्यों नागिन की तरह लगती थी, दस लेने वाली, जिसका झाड़ न मिले। हाँ, जो औरत कानों में खुसर फुसर करे वो डस ही तो लेती है। अरुसा, दुआ पढ़ो और पढ़ पढ़ कर अपने ऊपर फूंको। इतनी सजी हुई है खाला स्टार प्लस के ड्रामों का किरदार लग रही है। एक निगाह उनके सरापे पर डाली। अरे तो क्यों ना सदे, मिदहत की आखिरी बेटी की शादी है और फिर अरुसा तो मुझे बेहद अजीज है। कितनी प्यारी लग रही है। खुदा नजरे बच से बचाए, मैं मिर्चें लाकर नजर उतारती हूँ। वो झट से बाहर निकल गई। वाकई खुदा बुरी नजर से बचाए। कुत्सिया ने मोहब्बत से उसे देखा। अरुसा, ससुराल में पहला कदम बहुत एतमाद और मोहब्बत से रखना। अपने ससुराली रिश्तों को मोहब्बत की डोर से बांध लेना, तुम खुश रहोगी। धीरे से उसके शाने पर हाथ रखा और पेशानी चूम ली, साथ ही आंखें भीगने लगी। ये फुप्पी भतीजी यहाँ रुखसती की महफिल सजा ली। ये फुप्पी भतीजी ने यहाँ रुखसती की महफिल सजा ली। बाहर लाओ, उसे हाल में लेकर जाना है। उसके ससुराल से फोन आया है, बारात निकल रही है। मिदहत अंदर आई और उन्हें गले लगे देखकर मुस्कुरा दी। मम्मा। अरुसा उन्हें देखकर उनके गले लग गई। तो उदास ना हो बेटा, शहरयार और उसके घर वाले बहुत अच्छे और नेक लोग हैं। तुम देखना कितनी खुश रहोगी। प्यार से उसे थपका, पेशानी का बोसा लिया और खुद से अलग किया।
खुशिया के दिल से दुआ निकल रही थी, उसका नसीब उनके जैसा ना हो। अरुषा रुखसत होकर ससुराल आ गई। शहरयार उम्मीद से ज्यादा अच्छे साबित हुए। सास ससुर दोनों देवर और नंद मिलनसार, हंसमुख और ध्यान रखने वाले थे। उसके अंदेशे और वहम बस सब हवा हो गए। हर लड़की मायके से ससुराल का सफर तय करते हुए शायद ऐसे ही उदास हो जाया करती होगी। अरुषा ससुराल से मायके शादी के बाद रहने आई तो बतुल खाला ने घुटना पकड़ लिया और लगी राजदारियां करने। मेरी बेटी जैसी हो इसलिए समझाती हूँ, सब कुछ मत उन्हें दान कर देना। बड़े खुदगर्ज होते हैं ससुराल वाले, अपनी चीजें संभाल कर छुपा लेते हैं और बहू भावज की चीजों को माले गनीमत समझ कर इस्तेमाल करते हैं। अपना कमरा बंद करके आई हो ना, कान में घुसकर कहा और अरुषा ने देखती रह गई। मगर खाला लाख कैसे करती, कमरे में तो शहरयार को रहना था, तो एक चाबी उसे दे देती। मगर चाबी तो एक ही है, मेरी भोली बच्ची। किसी आकर हंसी। दूसरी जल्दी ही बनवा लेना। नया मशवरा दिया। शायद ठीक है ना तुम्हारे साथ। ससुराल का रवैया कैसा है? बाकी घर वाले सब बहुत अच्छे हैं खाला। बाबा अम्मी आपी रुखसार कामी नवेद प्यार करने वाले हैं। बड़ी भाभी और भाई साहब भी बहुत सीधे साफ व मोहब्बत करने वाले शरीफ हैं। कहीं से नहीं लगता कि वो इतने दौलतमंद हैं। सादा सच्चे नमाजी परहेजगार। और सुनो, नंदों से दूर ही रहना, उन्हें खुद से करीब मत आने देना, उनका काटा तो पानी भी ना मांगे। और उसे उनकी शक्ल देखती रह गई। खाला बतुल अपनी धुन में बोले जा रही थी। उनके दौर में होता होगा ये सब। अब तो कामी और नवेद को मेडिकल से फुर्सत ही नहीं है। उनकी पढ़ाई इतनी टफ है और खुद भी कहाँ फ्री होंगी। शहरयार कहते हैं कि तुम्हें कोई जॉब कर लेना चाहिए। अरुषा उनकी बातों के जवाब में सोचे जा रही थी, तभी खुद से आ गई। आहा, भतीजी आई हुई है। उसे गले लगाकर पेशानी का बोसा लिया। अरे, रहने आई हो? जी, कल शाम को शहरयार आ जाएंगे, आहिस्ता से मुस्कुराते हुए कहा। उई माँ, शाम को? बस एक दिन के लिए आई हो? बतुल खाला हाथ हिलाते हुए उछल पड़ी। कम से कम 1 हफ्ता 10 दिन तो रह लेती। बतुल खाला, इतवार को हांडी धुलवाने की रस्म है, अम्मी ने खीर पकवानी है, मेहमान आएंगे। है, उन्होंने अपना सीना ही पकड़ लिया। बस 2 हफ्ते की दुल्हन से पकवाएंगे। अरे कहाँ गए खान सामा और कहाँ गई नौकरानियाँ? बस इतनी ही हिम्मत थी, दिखावा था। खुशिया बराबर मैं बैठी बतुल खाला को देखने लगी। अरे मैं पहले ही मिधतारा को समझाती थी, मुझे तो दिखावा करने वाले लोग लगे हैं। क्या हुआ बतुल खाला? मिधतारा आवाज सुनकर अंदर आ गई। देख लो मिधात, बच्ची की शादी को 2 हफ्ते भी नहीं हुए और वो लोग खाना पकवा रहे हैं। कहाँ गई उनके घर की नौकरानियाँ? हाँ, उफ बतुल खाला, मैं समझी जाने क्या हुआ है। मिधात हंसते हुए कुर्सी पर उफ बतुल खाला, मैं समझी जाने क्या हुआ है। मिधात हंसते हुए कुर्सी पर बैठी। आजकल की बच्चियां बैठती कब हैं? वो जमाने गए जब 2-2 माह तक दुल्हनों को आराम करवाया जाता था। बतुल खाला, वो दौर और थे जिनसे आप जैसे लोग गुजर आए हैं। आजकल की लड़कियों को पहले दिन से ही
आजकल की लड़कियों को पहले दिन से ही जिम्मेदारी का एहसास होता है। उनकी तरबियत, उनकी तालीम उन्हें निखार देती है और हमें अपनी भतीजी पर पूरा भरोसा है कि वो अपने घर को अपने तरीक़े, सोच और करीने से चलाएगी। कुदसिया ने हाथ बढ़ाकर उसका हाथ पकड़ लिया। रुसा मुस्कुराकर यकीन दिलाने लगी। बुतुल खाला के दिल में पतंगे लग गई, पैरों में चप्पल फंसाई और अंदर की तरफ बढ़ गई। सुनो, कुदसिया उन्हें जाते देखकर रुसा से कहने लगी, खबरदार, बुतुल खाला की बातों पर अमल किया या उनकी बातों पर ध्यान दिया। उन जैसी औरतें होती ही ऐसी हैं, घर बिगाड़ देती हैं। रुसा उनकी शक्ल देखने लगी। जाने कैसा दर्द उनके चेहरे पर था। उसके दिल को कुछ होने लगा। हौसला रखो कुदसिया, मिधत ने उनका हाथ थामकर तसल्ली दी। भाभी, वो बाकायदा रो दी। भाभी, अब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो न सब्र होता है न करार आता है। मैं कैसे कैसे गुनाह कराई हूँ अपनी नासमझी की वजह से। मैं कैसी कैसी साजिश का शिकार हो गई। किस कदर जज्बाती थी मैं। उस नेक इंसान को कितने दुख दिए हैं मैंने, और वो कितना मेहरबान रहा मेरे लिए, और मैं दूसरों के कहने पर चलती रही। जाने क्यों आज कुदसिया फूफू की आंखें नम हुई जा रही थीं। अरुसा आज उनसे पूछना चाहती थी कि ऐसा क्या हुआ है आपके साथ जो आप मलाल में रहती हैं। उसका सेल फोन गुनगुनाने लगा। उसने नंबर चेक किया और मुस्कुराते हुए गुले बकावली जास्मिन के फूलों के कुंज की तरफ बढ़ गई। भाभी, अरुसा को बुतुल खाला से बचा ली। कब रुखसत होंगी ये यहाँ से? वो भी अपनी जिंदगी, अपने बच्चों की महरूमी का बदला हम लोगों से ही लेना चाहती हैं। ये लोग उन लोगों में से हैं जिनको खुशियां न मिले तो दूसरों को भी खुश न रहने दें। कुदसिया रुसा को धीरे धीरे फोन पर बात करते मुस्कुराते हुए देख रही थी। कुदसिया, मिधत ने नंद का हाथ मोहब्बत से थाम लिया। जिन माओं को अपनी तरबियत, बच्चों की तालीम और उनकी अक्ल समझ पर भरोसा होता है, वो कभी भी पछताओं को अपने पास नहीं आने देती। और फिर रुसा तो है ही घर गृहस्थी वाली। भला ये कैसे कानों की कच्ची हो सकती है? बुतुल खाला को अपनी भड़ास निकालने दो। भाभी, और रुसा को बतौर चारा इस्तेमाल कर रही है वो। ये औरत यहाँ से निकल क्यों नहीं जाती? मुझे वहशत होती है इसे देखकर। मिधत उसका हाथ थपक कर रह गई। वो फुप्पो, जव्वाद भाई का फोन है। ऊपर तेरी से उबैद चीखा। कुदसिया जल्दी से उठी और ऊपर अपने पोर्शन की तरफ बढ़ गई और उन्हें जाता देखती रही। इंसान की फितरत में है कि वो ठोकर खाकर संभलता है। दूसरों की बातें उसे बेकार और बेमाने लगती हैं। आज अगर उन्होंने अपना दिमाग इस्तेमाल किया होता तो किसी पुरसुकून की जिंदगी गुजार रही होती। उन्हें आज समझ आ रहा है, आज तो उनका नहीं, कल जो उनका था अपनी नासमझी की वजह से गंवा दिया। उन्हें फख्र था कि उनकी तीनों बेटियों को रिश्ते की अहमियत का पता है, घरदारी का सलीका जानती हैं। घर उन लड़कियों के बिगड़ते हैं जिनके माँ बाप बच्चों का बैलेंस बिगाड़ देते हैं, लाड़ प्यार और बेजा हरकतों से। मिधत आरा ने गहरा सांस लिया और अरुसा को देखने लगी जो मुस्कुरा रही थी। ये लो बेटा। बुतुल खाला इधर उधर देखकर कमरे में दाखिल हुई और उसके करीब आकर मुट्ठी खोल दी। ये क्या है खाला? सफ़ेद मोमी बंद कागज हथेली पर धरा था। ये किस्मत है तेरी, खुश किस्मती की चाबी। एक तावीज़ बिस्तर के नीचे रख देना, एक घोल कर मियाँ को पिला देना, और ये वाला सास को। देखना कभी झगड़ा नहीं होगा और ससुराल वाले तेरे गुन गाएंगे गुन। खाला, वो बौखला कर खड़ी हो गई। मैं इन चीज़ों को नहीं मानती। मुझे अपने खुदा पर पूरा भरोसा है।
پھر وہ لوگ اتنے اچھے ہیں کہ مجھے فضول کی حرکت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسی وقت ہارن بجا اور اس کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ شہریار آ گئے۔ میں 21ویں صدی کی پڑھی لکھی سمجھدار لڑکی ہوں، مجھے رشتوں کی اہمیت معلوم ہے خالہ، مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں۔ میرے خیال میں شہریار آ گئے ہیں، انہیں یہ سب معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ بیگ سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا اور دریچے کی طرف بڑھی اور خالہ بتول نے اپنا کام کر دکھایا۔ تعویذ بیگ کی جیب میں رکھ دیا۔ ان کی گول گول آنکھیں عجیب ڈھنگ سے مسکرا رہی تھیں۔ ان کے من میں حسد اور جلن کی کلیاں کھل رہی تھیں۔ انہیں ہنستی ہوئی آنکھیں اور ہنستے ہوئے چہرے اچھے نہیں لگتے تھے۔ عروسہ پر پھپھو قدسیہ کو اپنا گمان گزرتا تھا، جیسے گزرا وقت ٹھہر گیا تھا۔ بس تھوڑا سا فرق تھا کہ وہ پڑھی لکھی ہونے کے باوجود کھلے دل کی نہیں رہی تھی۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے شوہر کو اپنی ملکیت سمجھا تھا اور ان کے گھر والوں کو پرجا۔ وہ شوہر کو لے کر الگ ہونا چاہتی تھیں۔ اس زمانے میں ان کے گھر میں برکتی بوا رہتی تھیں، اس نے بھی کچھ سحر یعنی جادو پھونکا، انہیں سکھایا۔ سسرال والوں سے نفرت کرنے میں ان کے سکھائے پڑھائی کا زیادہ اثر تھا، حالانکہ انہیں برتا بھی نہیں تھا۔ آفس کے کام میں بھی زیادہ بیزی رہتی تھیں۔ کچھ انہیں اپنی گورنمنٹ سروس اور زیادہ تنخواہ پانے کا گھمنڈ تھا، اور گھمنڈ ہمیشہ کرچی کرچی ہوتا ہے۔ پیسہ پاس تھا، خوب باباؤں پر لٹایا تھا۔ نثار احمد کی نظر میں ماں کی بہت عزت تھی، اس لیے ان کا جادو نہ چل سکا اور گھر آ کر بیٹھ گئیں۔ نثار احمد نے کوئی زیادتی نہیں کی۔ بچے ان کے پاس تھے مگر زیادہ تر باپ کے پاس رہتے تھے۔ پھر کرن کی شادی ہو گئی اور جواد باہر چلا گیا۔ ان کی زندگی کے رنگ پھیکے پڑ گئے۔ آج سوچتی تو خود پر ملال ہوتا، وہ کس قدر کانوں کی کچی اور سنی سنائی باتوں پر عمل کرنے والی تھی، جبکہ شادی کے بعد لڑکیوں کو اپنی سوچ مضبوط رکھنی چاہیے اور اپنے گھر کو اپنی آنکھ سے دیکھنا چاہیے، اور عروسہ کو وہ یہی سمجھتی تھیں اور انہیں عروسہ پر بھروسہ تھا۔ عروسہ اپنے سسرال میں خوش تھی۔ شہریار امید سے زیادہ اچھے تھے، ان کے گھر والے بھی اچھے تھے۔ شہریار اپنے گھر والوں سے بہت اٹیچ تھے اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھتے تھے، اور ساتھ میں اس کے بھی حقوق کا خیال رکھتے تھے۔ شام کو اکثر وہ لوگ آئس کریم کھانے جاتے، پکنک کا پروگرام بناتے۔ اس کی ساس بھی اس کا خیال رکھتی تھی۔ یکایک عروسہ کو شہریار کے رویے کی تبدیلی کا احساس ہوا۔ محبت، خیال، دھیان میں کمی محسوس کرنے لگی۔ صبح گھر سے نکل جاتا، رات گھر واپس آتا۔ اس کے کسی بھی سوال پر ایک گہری نگاہ ڈالتا، ہاں میں جواب دیتا۔ ایک ہفتے بعد ہی اسے وسوسے ڈرانے لگے۔ کیا بتول خالہ کی باتیں ٹھیک تھی؟ شوہر کا پیار 4 دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات ہوتا ہے۔ شہریار بدل گئے ہیں، مگر کیوں؟ جبکہ سارے گھر والوں کا رویہ پہلے ہی کے جیسا ہے۔ شہریار کی محبت میں کمی آ گئی تھی۔ صرف 6 ماہ بعد رات لان میں واک کرتے ہوئے کچھ زیادہ ہی پریشانی محسوس کرنے لگی۔ کس سے پوچھوں، کس سے کہوں؟ مما سے، مگر وہ پریشان ہو جائیں گی۔ خالہ بتول، ان سے مشورہ لوں، مگر ان کی سوچ نرالی ہے۔ قدسیہ پھپھو۔ واک کرتے اس کے پاؤں رک گئے۔ نہیں، انہوں نے کہا تھا اپنے گھر کے مسئلوں کو اپنے انداز اور اپنے آپ ہی حل کرنا چاہیے۔ مسئلہ ہمارا ہے، ہم سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے؟ میں شہریار سے ڈر کیوں رہی ہوں، اور شہریار مجھ سے چھپ کیوں رہے ہیں؟ اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھ سے کہیں، شیئر کریں، بیوی ہوں ان کی۔ شہریار کمرے میں تھے۔ ان سے بات کرنے کا ارادہ کیا اور مڑ کر اوپر آ گئی۔ بیڈ روم میں سگریٹ کا دھواں بھرا ہوا تھا۔ شہریار آنکھیں موندے صوفے پر دراز تھے، انگلیوں میں دبا سگریٹ پوروں کو چھو رہا تھا۔ آہٹ پر چونکے اور ایک نگاہ اس پر ڈال کر گہرا کش لیا اور سگریٹ ایسٹرے میں ڈال کر ریموٹ اٹھا لیا۔ شہریار،
دھیرے سے قالین پر اس کے قریب بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے؟ کیوں پریشان ہیں آپ؟ آفس کا مسئلہ ہے؟ کیا ہوا آپ کو؟ اس کا نرم ہاتھ شہریار کی پیشانی پر ٹھہر گیا۔ شہریار نے اس پر ایک نگاہ ڈال کر ہاتھ ہٹا دیا۔ شہریار، بتائیں نا کیا ہوا؟ تم معصوم ہو یا مجھے بنا رہی ہو؟ جی؟ تم میری آنکھوں میں دھول کیوں جھونک رہی ہو؟ میں پڑھا لکھا آدمی ہوں۔ شہریار، ایسا کیا ہوا ہے؟ اس کا چہرہ دھواں دھواں ہونے لگا۔ اتنا کچھ کر کے پوچھتی ہو کیا ہوا؟ تف ہے تم پر۔ میں تو تمہیں پڑھا لکھا سمجھتا تھا، جو بیکار کے خرافات میں سے بہت دور، مگر تم… انہوں نے سر جھٹکا۔ ایسا کیا کر دیا ہے میں نے؟ عروسہ نے شہریار کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ یہ پوچھو کیا نہیں کیا تم نے؟ تم نے میرا دل توڑا ہے۔ شہریار کا ہاتھ اپنی جیب میں گیا اور بند مٹھی اگلے لمحے ان کے سامنے تھی۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ ہتھیلی پر سفید مومی کاغذ کے منہ بند ٹکڑے منہ چڑھا رہے تھے۔ ابھی ہماری شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ کس چیز کی کمی تھی اس گھر میں؟ کیا نہیں دیا تمہیں ممی پاپا نے؟ کیا ملے گا ہم پر جادو پھونک کر؟ تم تو پڑھی لکھی سمجھدار لڑکی تھی۔ یہ ہے تمہارا سلجھا ہوا انداز، تمہارا روپ؟ یہ میرے نہیں ہیں، مضبوط لہجے میں کہا۔ پھر کس کے ہیں؟ بیگ تو تمہارا ہی ہے نا؟ یہ تعویذ واقعی میرے نہیں ہیں اور نہ میں اس پر یقین رکھتی ہوں۔ میری زندگی میں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ شہریار ایک نگاہ اٹھا کر اپنی طرف دیکھتے ہوئے شہریار کو دیکھا اور پھر دھیرے دھیرے بطول خالہ کی ساری کارستانی بتا دی۔ اسے بھی ان پر غصہ آ رہا تھا۔ جانے کب اس کی نظر بچا کر اس کے پرس میں دوبارہ رکھ دیے۔ شہریار اسے بغور دیکھتا اس کی باتوں پر یقین کر رہا تھا۔ اگر یقین نہیں ہے تو آپ خود… تم نے دوبارہ دیکھنے کی زحمت نہیں کی اس بیگ میں؟ میں نے بیگ دوبارہ استعمال ہی نہیں کیا۔ وہ اپنی صفائی پیش کر رہی تھی۔ کیا آپ کو یقین نہیں ہے؟ عروسہ نے کہا۔ یقین تو پہلے بھی نہیں تھا، مگر یہ سب تو آپ پوچھ لیتے، خود ہی وسوسے اور کہانیاں بناتے، جانے کیا کیا سوچتے رہے۔ شہریار نے ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ عروسہ نے ناراض ہو کر اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ سمجھدار پڑھے لکھے انسان ہو کر بھی وہی شکی مزاج مرد، وہی وہمی انداز اور نکیلا چبھتا ہوا انداز۔ شہریار لمحے بھر کو سنجیدہ ہوا اور پھر ہنس دیا۔ ہاں، میری جگہ تم بھی ہوتی تو یہی کرتی۔ یہ کاغذ کے پرزے، یہ تعویذ ہیں ہی ایسی چیز۔ یہ کاغذ کے پرزے، یہ تعویذ ہے ہی ایسی چیز۔ کوئی سرپھرا ہوتا تو گھر بھیجنے میں دیر نہیں لگاتا۔ میں تو صرف معلوم کرتا رہا اور کتنی پریشان ہوتی رہی میں۔ جانے کیا خطا ہو گئی ہے جو جناب کا موڈ آف ہے۔ ایک بات یاد رکھیں شہریار، جب دلوں میں محبت ہوتی ہے تو کوئی تعویذ اثر نہیں کرتا۔ شوہر کو مٹھی میں بند کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر ہم ان کے گھر والوں سے محبت نہیں کر سکتے، میری سوچ اس لحاظ سے بہت الگ ہے۔ آزما کر دیکھ لیجئے گا۔ اپنی طرف دیکھتے شہریار سے کہا، مجھے بھی دلوں میں جادو ٹونے کرنے والی عورتوں سے دلچسپی نہیں۔ گھروں کو مضبوط کرنے کے لیے چیزیں اہمیت نہیں رکھتی۔ اصل چیز ہے وفا، خلوص، محبت، سچی چاہت اور بے لوث انداز۔ مجھے یقین ہے جب یہ چیزیں کسی کو دیں گے تو جواب میں یہی چیزیں ہمیں ملیں گی، اور محبت خود بخود دو دلوں کے بیچ پروان چڑھے گی۔ اور ایک بار پھر اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ خالہ بطول جیسی عورتیں
जिंदगी में खुद कामयाब नहीं रहती, न अपनी जिंदगी में दूसरों को कामयाब देख सकती हैं। हसद जलन की आग उन्हें जलाती रहती है। उनसे बचना चाहिए। कैसे बचना चाहिए? कुरान पढ़कर। उरूसा खुशी से मुस्कुरा दी। हाँ, और तुमने तो वैसे ही मुझ पर जादू कर दिया है, अब किसी और तावीज़ की ज़रूरत नहीं। उरूसा की सारी नाराज़गी दूर हो गई। एकदम से वो हल्की फुल्की हो गई। शहरयार को उसकी बात का यकीन भी आ गया और अना का मसला भी नहीं बना। अगर ऐसा ना होता तो उरूसा झुरझुरी लेकर रह गई। उसके सामने खुदसिया फुप्पो की मिसाल मौजूद थी। उरूसा ने मुस्कुराकर शहरयार को देखा। ब्याहता जिंदगी के इस सफ़र में उसके शरीक सफ़र का एतबार कायम है। उसे और क्या चाहिए? एतबार ही तो जिंदगी है। उरूसा ने शहरयार के हाथ पर अपना हाथ रखा, जिसे शहरयार ने मोहब्बत से थाम लिया। जिंदगी उनके आसपास फिर मुस्कुराने लगी। अभी आप सुन रहे थे रंग जिंदगी के। तो माय यूट्यूब फैमिली, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइए। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।